वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टडी टॉपिक रहेगा आरएनए वर्ल्ड। एंड हम इसमें इसको पढ़ने के बाद रेप्लिकेशन का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि जो हमारा रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले आरएनए वर्ल्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे मन में एक क्वेश्चन आया होगा, अगर हमने इससे पिछले वाला पार्ट डीएनए और आरएनए के बारे में जब पढ़ा तो दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, तो जेनेटिक मटेरियल के तौर पर तो आंसर आया था डीएनए। पर क्वेश्चन ये आया हमारे मन में कि व्हाट इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। धरती पर जो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आया होगा वो क्या होगा। तो आंसर इसका है आरएनए। आरएनए इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आज हमारे पास कई एविडेंसेस प्रेजेंट हैं जो हमें बताते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण लाइफ प्रोसेसेस हैं वो आरएनए के इर्द गिर्द घूमते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग है, ये सब। अब स्प्लाइसिंग के बारे में आप पढ़ोगे आगे चल के। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं जस्ट दे आर नियर टू द आरएनए, दे हैव इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। तो आरएनए यूज टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज ए कैटलिस्ट। क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पर आप देखते हैं आरएनए कैटलिस्ट के तौर पर बिहेव करता है और प्रोटीन एंजाइम्स का वहाँ पे कोई काम नहीं है, आरएनए कैटलिस्ट काम करते हैं। जैसे कि अगर हम देख लें ट्रांसलेशन के टाइम पर भी, तो जो राइबोसोम्स हैं वो आरएनए से बने होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, और वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो आरएनए दो काम करता है, एक तो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी एक्ट करता है, सेकंड थिंग वो कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है। बट अगर आप देखें, कैटलिस्ट नाम जुड़ते ही एक प्रॉब्लम आ जाती है कि क्योंकि वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है तो वो रिएक्टिव है, और अगर रिएक्टिव है तो वो अनस्टेबल होगा। और हमें जेनेटिक मटेरियल कैसा चाहिए, जो हमारा मुख्य और जो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है उसको डीएनए हम क्यों रखते हैं, बिकॉज डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modifications that make it more stable. और डीएनए में आप देखोगे दो स्ट्रैंड्स होते हैं, और ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और इस वजह से जो डीएनए होता है अपना, ये ज़्यादा स्टेबल होता है और इसमें आसानी से चेंजेस नहीं आ पाते, बिकॉज डीएनए का एक रिपेयर मैकेनिज्म भी होता है। डीएनए का जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो उसके अंदर आने वाली छोटी मोटी गड़बड़ियों को दूर करता रहता है। तो इस तरह से हम देखें तो डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू आरएनए। बट विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, तो आंसर आना चाहिए इसका आरएनए। आइए अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, दैट इज द रेप्लिकेशन। तो देखिए फिगर 6.6 को समझ लें पहले। वाटसन क्रिक मॉडल में जो डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है उसको समझाया। वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल बताया था, तो उन्होंने डीएनए के मॉडल के साथ साथ उनके मन में एकदम आंसर आ गया था कि देखो, डीएनए अगर ऐसा होता है, स्पाइरली कॉइल्ड होता है, तो ये अपने आप को कैसे रेप्लिकेट करेगा ये भी हमारे समझ में आ जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, डीएनए जो है, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हमको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, एंड व्हेन डीएनए स्टार्ट्स टू रेप्लिकेट वी सी दैट these टू स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। आप देख रहे हैं दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ से अलग हो गए हैं। रेड कलर का स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट स्ट्रैंड है, वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं। एंड देन ब्लू कलर के जो स्ट्रैंड्स हैं जो हमको दिखाई दे रहे हैं, ये न्यू स्ट्रैंड्स हैं। तो जब रेप्लिकेशन होगा तब क्या होगा, ओल्ड स्ट्रैंड्स जो हैं दे विल गिव राइज टू द न्यू स्ट्रैंड्स। तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो हमारा फ्यूचर डीएनए बना है, ठीक है ना, जो आगे भविष्य का डीएनए बन रहा है, उसमें आप देख रहे हो एक स्ट्रैंड पुराना है और एक नया है। यहाँ पर भी एक ओल्ड है और एक न्यू है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अंडरस्टैंड। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि हाफ पेरेंट स्ट्रैंड इज प्रेजेंट इन द डॉटर डीएनए। हाफ पेरेंट स्ट्रैंड है और नया न्यू स्ट्रैंड भी है।
तो सेमी कंजर्वेटिव है, यानी कंजर्व क्या किया आपने, आपने हाफ कंजर्व किया, हाफ पेरेंट को आपने कंजर्व कर लिया इन द न्यू डीएनए। ऐसे यहाँ पर जो न्यू डीएनए बना है इसने हाफ पेरेंट को कंजर्व कर लिया, तो दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। तो इसको देख लेते हैं, अब यहाँ से पढ़ते हैं। While proposing the double helical structure of DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for DNA replication. To quote their original statement, that is as follows: it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. तो उन्होंने क्या कहा, वाटसन और क्रिक ने 1953 में ये कहा कि हमारे मन में ये बात तुरंत आ गई है कि अगर हम डीएनए को देखें और जो हमने मॉडल उसका बताया है डबल स्टैंडर्ड मॉडल, अगर हम उसको देखें तो हमारे समझ में आ गया है कि देखो ये रिप्लिकेट या डबल कैसे होता होगा, अपनी कॉपी कैसे बनाता होगा, हमारे समझ में इसको देखते ही आ गया है। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया, उन्होंने ये कहा कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को बनाने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहे हैं। जैसे ये हमारा डीएनए है, ठीक है, अब अगर हमारे दो स्ट्रैंड्स अलग हो गए, सेपरेट हो गए थोड़ा एक दूसरे से, और ऐसे सपोज ये अलग हो गए, तो अब ये क्या करेंगे, नए स्ट्रैंड्स को बनाने के लिए टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सपोज हमारे ओल्ड स्ट्रैंड्स पर क्या था, ए टी सी जी ए, है ना। तो यहां पर क्या, उस वाले पर क्या होगा, उसके ऑपोजिट में टी ए जी सी टी, यही तो होगा। अब अगर हम देखें नए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं तो क्या होगा, ये बना एक नया स्ट्रैंड और ये बना एक नया स्ट्रैंड, ठीक है। तो नए स्ट्रैंड्स का क्या कॉम्बिनेशन होगा, इस वाले का देख लेते हैं। यहां पर आएगा ए टी सी जी ए, और इधर दूसरे वाले पर क्या आएगा, यहां पर आप देखें इधर टी ए जी जी सी टी, टी ए जी सी टी। जरा इसको टी ए जी सी टी को कंपेयर करो, यहां से टी ए जी सी टी है ना, और इसको देखो जरा ए टी सी जी ए, ए टी सी जी ए, तो देखो कॉपी बन गई ना। तो टेम्पलेट की तरह किसने बिहेव किया, क्वेश्चन अब यहाँ पर है। तो हमारे जो पेरेंट स्ट्रैंड थे उन्होंने टेम्पलेट की तरह बिहेव किया। जैसे ये वाला हमारा पेरेंट स्ट्रैंड है, इसने टेम्पलेट की तरह बिहेव किया, और ये दूसरा पेरेंट स्ट्रैंड है, इसने टेम्पलेट की तरह बिहेव किया, और कॉम्प्लीमेंट्री नए स्ट्रैंड्स हमारे सामने बन गए। तो इसको हम बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, बिकॉज इन द न्यू डॉटर डीएनए 50% इज पेरेंटल यानी ओल्ड स्ट्रैंड एंड 50% इज द न्यू स्ट्रैंड। तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पाना बहुत जरूरी था कि डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। It has now proven that DNA replicates semi-conservatively. It was shown first in E. coli and subsequently in higher organisms such as plants. तो सबसे पहले ये शो किया गया था ई कोलाई में कि हमारा जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है, और आगे चल के प्लांट्स में, ह्यूमन सेल्स में, सब में शो कर दिया गया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो मीजल्सन एंड स्टाल, इनका एक्सपेरिमेंट हमको ध्यान रखना है। तो देखो हिस्टोरिकल जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें साइंटिस्ट के नाम याद रखने होते हैं।
तो मैथ्यू मिजल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, इनका एक्सपेरिमेंट 1958 में हुआ था, जिसने ये शो किया कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं, और ये बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जो आपको समझाएगा अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहला, दे ग्रू ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशंस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ई कोलाई का कल्चर बनाया, और ई कोलाई को किस में ग्रो किया, उन्होंने अमोनियम क्लोराइड कंटेनिंग मीडियम में उन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया, NH4Cl। अब NH4Cl में आप देखेंगे जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक मास क्या है, 15। एक्चुअल में हम लोग जिस नाइट्रोजन को जानते हैं वो क्या है, वो N14 होता है, पर यहां पर आप देख रहे हो इसका हैवी आइसोटोप है N15। तो इस वाले हैवी आइसोटोप को यूज किया उन्होंने अमोनियम क्लोराइड में, और इस अमोनियम क्लोराइड वाले मीडियम में उन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया कई जनरेशंस तक। तो यानी जितने भी ई कोलाई होंगे हमारे, अब उनके पास जो नाइट्रोजन होगी वो कैसी होगी, N15 होगी, बिकॉज उस मीडियम में नाइट्रोजन का सोर्स केवल अमोनियम क्लोराइड ही था। तो अमोनियम क्लोराइड को ही यूज करेगा ई कोलाई एज अ नाइट्रोजन सोर्स। तो सारा का सारा जो N है वो ये होगा N15, यही तो होगा। तो जो भी नया डीएनए बनेगा ई कोलाई में, क्योंकि आप देख रहे हो ई कोलाई, एक ई कोलाई से 2 बनेंगे, बाइनरी फिजन होगा, 2 से क्या बनेंगे, 4 बनेंगे, ऐसा होता चला जाएगा, और बहुत सारे ई कोलाई बनेंगे। तो जो नए ई कोलाई बनेंगे उनके अंदर, सबके अंदर क्या होगा, उनके सबके अंदर डीएनए होगा। अब उस डीएनए को बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी, उस डीएनए को बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होगी। तो कौन सा नाइट्रोजन लिया जाएगा, वो नाइट्रोजन लिया जाएगा जो मीडियम में होगा। और मीडियम में कैसा नाइट्रोजन है, मीडियम में हैवी नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब वही नाइट्रोजन डीएनए में और दूसरे केमिकल कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है उन सब में पहुंच जाएगा। तो डीएनए कैसा हो जाएगा, अब हैवी हो जाएगा एज कंपेयर टू द, अगर मान लो डीएनए में N14 होता तो डीएनए लाइट होता, लेकिन अब N15 है तो थोड़ा वो हैवी हो गया। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in cesium chloride density gradient। ठीक है, तो अब सीजियम क्लोराइड मीडियम अगर हम टेस्ट ट्यूब में ले लें, सीजियम क्लोराइड, और इस सीजियम क्लोराइड के अंदर अगर हम डीएनए को डाल दें, और इस टेस्ट ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए लगा दें, यानी घुमाने लगा दें, चक्कर खाने के लिए लगा दें। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, वी रिवॉल्व ए ट्यूब at high RPM. When the tube is revolved at high RPM, we see that the heavy substances move towards the bottom depending upon their weight and density. तो इसको बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, हैवी पार्टिकल्स विल सेटल डाउन एंड लाइटर पार्टिकल्स आर ऑन टॉप ऑफ द हैवी पार्टिकल्स। तो इसके अंदर ग्रेडियंट बन जाता है डेंसिटी के आधार पर, मास के आधार पर, अलग अलग लेयर्स में अलग अलग काइंड के पार्टिकल्स वहां पर आपको दिखाई देंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, तो हमें दिखाई देगा अलग अलग जो डेंसिटी है उसके पार्टिकल्स अलग अलग आपको हाइट पर दिखाई देंगे। जिस सबसे ज्यादा गहराई पर कौन होगा, जो सबसे भारी होगा, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। उससे कम ऊंचाई पर आपको दिखाई दे, उससे ज्यादा ऊंचाई पर आपको दिखाई देगा जो उससे हल्का होगा, और जो उससे हल्का होगा वो उससे ऊपर, सबसे हल्का सबसे ऊपर। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन से हमको पता चल जाएगा कि डीएनए कितना भारी है। एक बात याद रखने वाली है कि जो N15 होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता, और केवल उसको आप अगर सेपरेट करना चाहते हैं N14 से तो डेंसिटी के बेसिस पर ही सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो इतना उन्होंने कर लिया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, सेकंड, देन दे ट्रांसफर्ड द सेल्स इनटू अ मीडियम
with normal ammonium chloride and took samples at definite time intervals as the cells multiplied and extracted the DNA that remained in double stranded helices. अब उन्होंने क्या किया कि उन सेल्स को, ई कोलाई के सेल्स को उन्होंने अब एक न्यू मीडियम में ट्रांसफर किया जिसमें कि अमोनियम क्लोराइड दूसरे तरह का था जिसके पास लाइट नाइट्रोजन था। तो अब उसके बाद उन्होंने दोबारा थोड़े थोड़े देर बाद सैंपल लेने शुरू किए बैक्टीरिया के, क्योंकि जो बैक्टीरिया है ई कोलाई का वो डिवाइड होता है लगभग 20 मिनट में, अपने आप को डबल कर लेता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 20-20 मिनट में वो अपने आप को डबल करता है। पहले एक था, फिर 2 हो गए, फिर 2 से 4 हो गए, लगभग 20 मिनट और निकले तो 2 से 4 हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 20 मिनट दिखाया गया और ये 40 मिनट दिखाया गया, मतलब आप समझ रहे हैं 20 + 20 = 40 यहाँ पर। तो आफ्टर 40 मिनट्स हाउ मेनी आर फॉर्म्ड? आफ्टर 40 मिनट्स 1 से 4 हो गए, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या किया उन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारे पास ई कोलाई थे जो N15 मीडियम में थे, ग्रो हुए थे, उन सबके पास कैसा डीएनए था? N15 वाला डीएनए था। अब हमने उनको किस में डाला, कैसे मीडियम में डाल दिया? अब हमने उनको N14 वाले मीडियम में डाल दिया, N14 अमोनियम क्लोराइड वाले में। तो अब क्या होगा, जब अब ये होगा कि अगर वो मान लो डिवाइड करेंगे, बाइनरी फिजन करेंगे, तो क्या होगा, अब उनको नाइट्रोजन कौन सा मिलेगा? हल्का वाला नाइट्रोजन मिलेगा। तो उसका मतलब ये कि जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा उसमें नाइट्रोजन कैसा होगा? हल्का नाइट्रोजन होगा। तो यहां पर आप देख रहे हो रेड कलर से दिखाया गया है। हैवी नाइट्रोजन कैसी दिखाई दे रही है? रेड। जब इसको अमोनियम क्लोराइड वाले मीडियम में रखा गया, कैसा अमोनियम क्लोराइड? लाइट अमोनियम क्लोराइड। तो अब कौन सा नाइट्रोजन मिलने वाला है नए स्ट्रैंड के लिए? N14। तो यहां पर आप देख रहे हो 1 से 2 बने सेल। तो एक तो ओल्ड वाला N15 है, बिकॉज हम जानते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, और न्यू वाला कैसा है? N14 डीएनए है। तो जो हरा वाला डीएनए है ये N14 है, और जो ये लाल वाला डीएनए है ये N15 है। तो ऐसा हम दोनों सेल्स में देख रहे हैं, जो नए 2 सेल बने। उसके बाद फिर 40 मिनट पूरे हो गए, तो अब 4 सेल है हमारे सामने, और जनरेशन 2 में देखो क्या हुआ, देख रहे हैं आप? N14 डीएनए, N15 डीएनए, N14, N14, मतलब आप यहां देख रहे हो बीच में आप देख रहे हो कि N14 N15 दोनों प्रेजेंट हैं, और सबसे नीचे बिल्कुल N14 लाइट डीएनए, और सबसे ऊपर भी N14 लाइट डीएनए। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ऐसे हो गया कि अब इसमें देखो, जब ये खुलेगा तब क्या होगा? जब ये अपने आप को डिवाइड करने के लिए खुलेगा तब हमको ये दिखेगा कि इस तरह से होगा, है ना। अब आगे मीडियम कैसा है? हल्का है। तो इससे जब टेम्पलेट बनेगा तो वो ऐसा बनने वाला है, ठीक है। और ऊपर वाले से टेम्पलेट बनेगा तो कैसा बनेगा? ऐसा। ऐसे ही नीचे वाले को कर लो, इसे खोल दो और इसे खोल दो, ठीक है। अब कौन सा अमोनियम क्लोराइड होगा? लाइट वाला होगा। तो N14 से कौन सा स्टैंड बनेगा? ग्रीन स्टैंड। और यहां पर भी ग्रीन स्टैंड ही आएगा, क्योंकि ग्रीन ही मिलेगा हमको, N14 ही तो मिल रहा है, तो ये ग्रीन स्टैंड। तो अब देखो जरा क्या समझ में आ रहा है आपके? ये हाइब्रिड है N14 N15, और ये हाइब्रिड है N14 N15। तो N14 N15 वाले कितने हो गए? 1 2। N14 N14 वाले कितने हो गए? ये रहे और ये रहे। तो कुल 2 डीएनए हमको कैसे मिल रहे हैं? N14 N14, ये रहे और ये रहे। और 2 डीएनए हमको मिल रहे हैं हाइब्रिड, N14 N15, N14 N15। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस तरह से जनरेशन 2 तक आ गए। अब इसको इन्होंने किससे शो किया है? इसको उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ समझाया है कि देखिए जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया अलग अलग स्टेजेस पर तो हमको क्या रिजल्ट मिला। सबसे पहले देखो, जब हमने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया इस वाले बैक्टीरिया का, तो देखो सबसे नीचे हमको स्ट्रैंड मिला
डीएनए सबसे नीचे चला गया था बिकॉज वो बहुत भारी था, N15 था उसमें। आगे चल के 20 मिनट बाद जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया सैंपल का तो हमें क्या मिला, हाइब्रिड मिला, N15 N14। तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया, दिख रहा है ना आपको, ये बहुत नीचे है, ये थोड़ा ऊपर आ गया है ट्यूब में। फिर दोबारा हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया 40 मिनट पूरा होने के बाद, तो हमको दो बैंड्स मिले। यहाँ पर दो बैंड मिल रहे हैं आपको, पहला बैंड ये रहा और दूसरा बैंड ये रहा। N14 N15 वाला बैंड जो है वो नीचे है और N14 N14 वाला बैंड ऊपर है। ऐसा क्यों? बिकॉज N14 N15 भारी है एज कंपेयर टू N14 N14। तो आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये पता लगाया गया कि कितने हाइब्रिड हैं और कितने लाइट हैं, कितने परसेंट हाइब्रिड स्ट्रैंड्स हैं, कितने परसेंट लाइट स्ट्रैंड्स हैं। So that was the experiment conducted by Michelson and Stahl. Thus the DNA that was extracted from the culture, one generation of the transfer from N15 to N14 medium, that is after 20 minutes, because E. coli divides in 20 minutes, had a hybrid और इंटरमीडिएट डेंसिटी, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इंटरमीडिएट डेंसिटी आ गई। सबसे पहले बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी, सबसे नीचे था बैंड, फिर बैंड थोड़ा ऊपर आया और फिर आगे चल के 40 मिनट जब हो गए तब 50% लाइट थे और 50% हाइब्रिड थे। तो देखो हाइब्रिड वाला तो बिल्कुल उसी पॉइंट पर है, लेकिन लाइट वाले और हल्के थे तो वो ऊपर की तरफ आ गए। DNA extracted from the culture after another generation means 40 minutes was composed of equal amounts of this hybrid DNA and of light DNA। ठीक है ना? तो अब क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि इफ ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स, देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटीज डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर आप खुद निकालिए। अगर हमने सोचिए 80 मिनट्स के लिए ले गए उसको, 40 के बाद 80 पे चले गए, तो फिर क्या होगा, कितने परसेंट लाइट होंगे, कितने परसेंट हाइब्रिड होंगे, ये आंसर हम खुद निकाल सकते हैं। Very similar experiments involving use of radioactive thymidine to detect the distribution of new DNA in the chromosomes was performed on Vishya Faba by Taylor and colleagues in 1958. The experiments proved that the DNA in chromosomes also replicates semi-conservatively. तो आगे चल के कुछ नए तरीके के एक्सपेरिमेंट और किए गए जिसमें रेडियोएक्टिव थाइमीन का यूज़ किया गया, और रेडियो एक्टिव थाइमिडीन के यूज से उन्होंने डिटेक्ट किया कि ये थाइमिडीन जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है न्यू डीएनए के अंदर, थाइमिडीन का प्रयोग किस तरह हो रहा है, ये इन्होंने रेडियो एक्टिविटी से पता लगाया और उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। तो बस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिचेल्सन एंड स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट है ये वाला, इसका ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड का यूज़ किया और नाइट्रोजन के हैवी एंड लाइट आइसोटोप्स का यूज़ करके हमने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के हेल्प से ये प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।